बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से अकॉर्डिंग टू अवर शॉर्ट सिलेबस लास्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं और टॉपिक का नेम है कार्नेट इंजन एंड कार्नेट थ्योरम। कार्नेट इंजन क्या है? सादिक कार्नेट ने 1840 में एक आइडियल हीट इंजन प्रपोज किया था और उस इंजन में उसने सिर्फ दो प्रोसेस इस्तेमाल किए थे, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। और उसने शो किया था कि उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जब वो वर्क करता है रिवर्सिबल साइकिल में बिटवीन टू हीट रिजर्वायर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी? एक सिलेंडर पे मुश्तमिल होता है ये, और उस सिलेंडर की बाकी सारी वॉल्स इंसुलेटिंग यानी नॉन कंडक्टिंग होती है, जबकि उसकी बेस जो होती है वो कंडक्टिंग होती है, यानी वहाँ से हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और हीट रिजेक्ट भी हो सकती है। और आइडियल गैस को इनक्लोज्ड किया जाता है सिलेंडर में, जिसके फ्रिक्शनलेस एंड नॉन कंडक्टिंग पिस्टन होता है। प्रिंसिपल क्या है? जैसे कि आपने दूसरा हीट इंजन पढ़े थे, जिस तरह अभी हमने पिछले लेक्चर में एक हीट इंजन को स्टडी किया था, तो उस हीट इंजन में हमने क्या बताया था कि हीट कहाँ से ली जाती है। हीट टेक की जाती है फ्रॉम द हॉट बॉडी और कन्वर्ट, उसका कुछ पार्ट कन्वर्ट किया जाता है वर्क में और रिजेक्ट की जाती है रिमेनिंग पार्ट टू द कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी यहाँ पर क्या है? सोर्स है, या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी इसको कहते हैं। और कोल्ड बॉडी यहाँ पर क्या है? सिंक है, या जिसको लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी कहा जाता है। तो वर्किंग की तरफ चलते हैं। वर्किंग क्या है इसकी कि इसमें एक ये कार्नेट साइकिल बनाता है, यानी कि कार्नेट इंजन एक साइकिल की फॉर्म में ऑपरेट करता है और ये मिल के कार्नेट साइकिल बनाता है। और इसके 4 स्टेप्स हैं, उन 4 स्टेप्स को आपने ध्यान से समझना है। बिल्कुल स्टार्ट में हमने बोला है कि हम इसमें सिर्फ 2 प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। अब प्रोसेस 2 ही हैं, लेकिन 4 किस तरह से बनेंगे कि हम कंप्रेशन के लिए भी आइसोथर्मल को पढ़ेंगे एंड एक्सपेंशन के लिए भी आइसोथर्मल को पढ़ेंगे। सेम इस तरह से हम कंप्रेशन के लिए एडियाबैटिक को पढ़ेंगे और एक्सपेंशन के लिए भी एडियाबैटिक को पढ़ेंगे। तो पहले प्रोसेस में हम क्या पढ़ने लगे हैं? पहले प्रोसेस में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन को। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है? आपको पता है आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप इस इंजन को प्लेस्ड करेंगे ऑन अ हॉट रिजर्वायर और उसका टेम्परेचर होगा T1 और गैस को अलाउ करेंगे कि वो एक्सपेंड करे, तो इस एक्सपेंशन के दौरान जो टेम्परेचर होगा, आपको पता है कि वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? एब्जॉर्ब होगी हीट Q1 फ्रॉम द रिजर्वायर, ताकि उसका टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। और इस एक्सपेंशन को हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है AB कर्व के साथ। अभी मैं आपको एक PV डायग्राम दिखाती हूँ, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके ऊपर जो AB कर्व है वो रिप्रेजेंट करेगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन को, यानी कि वो AB की कर्व किसकी होगी? आइसोथर्म की कर्व होगी। उसके बाद है प्रोसेस 2 है। तो हम एक्सपेंशन को स्टडी कर रहे हैं, पहले हमने आइसोथर्मली पढ़ा एक्सपेंशन, अब हम एडियाबैटिकली एक्सपेंशन को पढ़ते हैं। तो अगर आप इस इंजन को प्लेस्ड करते हैं ऑन एन इंसुलेटर और गैस को अलाउ करेंगे कि वो एक्सपैंड करे, पर वो अब एक्सपैंड कैसे करेगी? एडियाबैटिकली करेगी। और आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर सेम नहीं रहता। तो टेम्परेचर क्या होगा? गैस का फॉल कर जाएगा। पहले T1 था टेम्परेचर, वो फॉल करके कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा। और इस एक्सपेंशन को हम नाम देते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। और इसको ग्राफ के ऊपर BC कर्व के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और वो थोड़ी स्टीपर बनाई जाती है कंपैरेटिवली आइसोथर्म। प्रोसेस नंबर 3 क्या है? अब हमने एक्सपेंशन दोनों केसेस में पढ़ ली, अब हम कंप्रेशन को स्टडी करेंगे 2 केसेस में। तो अभी हम पहले पढ़ते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन को। अब इस इंजन को अगर आप प्लेस करेंगे कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर और टेम्परेचर कितना हो चुका है हमारा? T1 से T2 पे फॉल कर चुका है, तो अब इसका मतलब हमारा टेम्परेचर रहेगा T2 यहाँ पर, और ये है भी आइसोथर्मल एक कंप्रेशन है और गैस को कंप्रेस किया जाएगा स्लोली। तो इस कंप्रेशन के दौरान जो टेम्परेचर होगा गैस का, वो क्या रहना चाहिए? वो सेम रहना चाहिए, क्योंकि हम आइसोथर्मली इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसको सेम रखने के लिए वो क्या करेगा? इंजन रिजेक्ट करेगा हीट Q2 टू द कोल्ड रिजर्वायर, ताकि इसका टेम्परेचर क्या रह सके? कांस्टेंट रह सके। तो ये जो कंप्रेशन है इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CD कर्व के साथ।
प्रोसेस नंबर 4 क्या है कि अगर आप इस इंजन को फाइनली प्लेस करते हैं ऑन एन इंसुलेटर और गैस को अलाउ करें कि वो कंप्रेस करे, लेकिन अब कंप्रेस करेगी एडियाबैटिकली, तो टेम्परेचर अगेन चेंज होगा। तो इस कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर गैस का राइज करेगा, T2 से किधर राइज कर जाएगा, T1 की तरफ। इसका मतलब गैस रिटर्न हो गई है अपनी ओरिजिनल स्टेट में। ये जो कंप्रेशन है इसको हम नाम देते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन का, और इसको DA के साथ शो किया जाता है फिगर में। अब इसकी मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये देखें इसकी डायग्राम है। पहले देखें आइसोथर्म की कर्व है। ये कर्व आपके पास कब आई थी? जब आपने आइसोथर्मल एक्सपेंशन पर वाला प्रोसेस किया था। उसके बाद देखिए आपके पास जो BC की कर्व है ये कब आई थी? सेकेंड प्रोसेस में, जब आपने एडियाबैटिक एक्सपेंशन को पढ़ा था। उसके बाद CD की कर्व आपके पास कब आई थी? अब हम कंप्रेशन के केसेस पढ़े, एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन का केस था। और DA की कर्व कब आई थी? जब आपने एडियाबैटिक कंप्रेशन किया था प्रोसेस नंबर 4 में। तो ये आपके पास था एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो देखिए ये जो चारों प्रोसेस किए हैं, तो सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट की तरफ वापस आ चुका है इन 4 स्टेप्स में, और इसने मिलकर एक साइकिल बना दिया है, और इस साइकिल को हम नाम देते हैं कार्नेट साइकिल का। अब यहाँ तक तो हमने इसको स्टडी कर लिया, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को, प्रिंसिपल को और वर्किंग को डिटेल में स्टडी कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग के लिए अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप। उसके बाद हम देखते हैं इसकी एफिशिएंसी के बारे में कि एफिशिएंसी क्या है इसकी। तो क्योंकि जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ गया, इसका मतलब है इसके अंदर कोई चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। डेल्टा यू किसकी इक्वल है? 0 के इक्वल है। और जो नेट वर्क डन है एक साइकिल के दौरान वो किसकी इक्वल है? एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ। कौन सा पाथ उसने कंप्लीट किया है? A B C D एंड A। ये जो PV डायग्राम है इसमें ये जो जितना भी एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ है ये किसकी इक्वल है? वर्क डन ड्यूरिंग 1 साइकिल। अब हम डेल्टा Q यहाँ पर कहते हैं वो किसकी इक्वल है? Q1 माइनस Q2 के। अब यहाँ से हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W। अब डेल्टा Q किसकी इक्वल है? Q1 माइनस Q2 की इक्वल है। डेल्टा U 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जो आपका वो वर्किंग सब्सटेंस था वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ गया है, तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 की इक्वल है, तो डेल्टा U है 0 की इक्वल। अब यहाँ से डेल्टा W किसकी इक्वल होगा? Q1 माइनस Q2 की इक्वल होगा। Q1 क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एंड Q2 क्या है? हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। अब एफिशिएंसी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं हीट इंजन की? आउटपुट ओवर इनपुट से। आउटपुट क्या है? आउटपुट में आपको वर्क डन मिल रहा है, और इनपुट में आप क्या दे रहे थे? एनर्जी दे रहे थे। Q1 की फॉर्म में आप एनर्जी वहाँ पे दे रहे थे इसको, तो वर्क ओवर एनर्जी। अब वर्क किसकी इक्वल आया है? वर्क इक्वल आया है Q1 माइनस Q2 के, और एनर्जी आपने दी थी Q1 की फॉर्म में। अब यहाँ से अगर आप सेपरेटली Q1 को डिवाइड कर दें तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो ये हमने एफिशिएंसी के बारे में बोल लिया है। उसके बाद देखिए ये जो आपके पास Q1 ओवर Q2 आया है ये प्रोपोर्शनल है केल्विन टेम्परेचर के। तो आप एफिशिएंसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 ओवर T1। और अगर आप परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? 100 से। तो एफिशिएंसी कार्नेट इंजन की डिपेंड करिए किसके ऊपर? हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जितना लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस अब होगा दोनों रिजर्वायर के दरमियान उतनी एफिशिएंसी भी ग्रेटर होगी, पर ये कभी भी 100% नहीं हो सकती। क्यों 100% नहीं हो सकती? क्योंकि आप देखिए ये जो परसेंटेज एफिशिएंसी वाली हमने इक्वेशन लिखी है 1 माइनस T2 ओवर T1 इंटू 100, ये 100 कब होगी? जब T2 किसकी इक्वल हो जाए? 0 की इक्वल हो जाए। यानी अगर 100 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तभी 100% हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर T2 0 केल्विन हो तो तब ही एफिशिएंसी 100% हो सकती है, लेकिन ऐसा रिजर्वायर अवेलेबल नहीं है। और मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है वो हमेशा लेस देन 1 और 100% होती है। तो ये हमने कार्नेट इंजन की डिटेल पढ़ ली, उसकी एफिशिएंसी के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम कार्नेट थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी जो प्रैक्टिकल हीट इंजन है वो परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं है, एनर्जी डेसिपेशन उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसकी वजह से हम कार्नेट थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं कि कार्नेट थ्योरम क्या है, कि कोई भी हीट इंजन ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कंपैरेटिवली कार्नेट इंजन जो सेम रिजर्वायर के दरमियान ऑपरेट कर रहा है। यानी कि आप क्या करें, एक कार्नेट इंजन लें,
एक रियल इंजन लें, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम लें, T1 T2 सेम टेम्परेचर कंसिडर करें, तो कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी ग्रेटर होगी कंपैरेटिवली रियल हीट इंजन। उसका रीज़न क्या है कि जो आपके पास रियल हीट इंजन्स होते हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं। उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर फ्रिक्शनल लॉसेस और अदर हीट लॉसेस प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से एफिशिएंसी कार्नेट इंजन की ज़्यादा होती है। यानी वो 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है उसके अंदर, कार्नेट के अंदर। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, तो अगर आप 3 कार्नेट इंजन कंसिडर करते हैं सेम टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर, यानी 3 को आप कंसिडर करें, उसका टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखें, तो जितने भी आपके पास कार्नेट इंजन होंगे उसकी एफिशिएंसी सेम होगी तीनों की। यानी कि अगर C1 C2 C3 3 कार्नेट ले रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी इक्वल होगी। तो ये नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इस वजह से एफिशिएंसी तीनों कार्नेट इंजन की क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये था हमारे पास कार्नेट थ्योरम। हमने इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी कर लिया। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था अकॉर्डिंग टू अवर शॉर्ट सिलेबस।